Assalamualaikum dear students, welcome to Physics Hub with Aisha. I am back with the next topic which is Gauss's law. Gauss's law को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम पिछला रिवाइज कर लेते हैं ताकि आगे बढ़ने में हमें आसानी हो। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था पिछले टॉपिक में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमें जानने को मिला कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं पास हो रही होती हैं एक स्पेसिफिक सरफेस में से, वही तादाद लाइंस ऑफ फोर्सेस की कहलाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकाल सकते हैं? थ्रू एन एक्सप्रेशन विच इज E डॉट A, जिसमें E क्या था? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और A हमारे पास था वेक्टर एरिया। ठीक है, अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो फ्लक्स बेसिकली तीन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम इसको ओपन करते हैं वी गेट E A cos थीटा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एंगल भी इन्वॉल्व है। along with E and A we have the angle थीटा also। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एंगल पुट करते हैं सपोज 0, what do we get? We get this phi to be equal to EA, यानी हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। We will get the maximum flux if angle is 0. 0 एंगल किसके बीच में? इलेक्ट्रिक, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसके बीच में और वेक्टर एरिया के बीच में। अगर आप सरफेस एरिया के साथ देखेंगे तो सरफेस एरिया मस्ट बी परपेंडिकुलर देन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, अगर हम एंगल को यहाँ पे रखते हैं सपोज 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी द केस? अगर एंगल होता है 90 डिग्री, then we get this phi to be EA cos 90, and cos 90 equals 0. It means there will be no flux passing through that specific area. अच्छा, लेकिन अगर हम यहाँ पे एंगल को कर लेते हैं 180 डिग्री, then what will happen? We will have the flux to be E into A cos of 180, but cos 180 equals -1. तो इस लिहाज से हमारे पास ये फ्लक्स बराबर हो जाएगा नेगेटिव EA के। ठीक है, अच्छा, अब गॉसेस लॉ से पहले जो आपका यहाँ पे बुक में, पेशावर बोर्ड की जो बुक है उसमें आपको नजर आ रहा है एक इंफॉर्मेशन, डू यू नो। इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। वैसे तो जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे वो चैप्टर के एंड पे, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहे उसको देखना। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पर हम फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको हम पहले से ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें डू यू नो में जो लिखा हुआ है, इन केस ऑफ क्लोज्ड सरफेस the electric flux may be positive, negative or zero depending upon the number of lines entering or leaving the surface. अच्छा, अब अगर आप closed surface की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है that must be three dimensional. ठीक है, that will be three dimensional if you are talking about a closed surface। जैसे कि एक फुटबॉल का स्ट्रक्चर है that is a three dimensional, आपके पास कोई सिलेंडर है that will be a three dimensional। ठीक है, यानी स्फेयर का जो शेप है दैट इज थ्री डायमेंशनल, जो आपको यहाँ पे फिगर में बेसिकली गिवन है। और आप यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर हमें एरिया की बात करनी है व्हिच इज द वेक्टर एरिया, दैट विल ऑलवेज बी आउटवर्ड। ठीक है, जैसे अगर सपोज हमारे पास ये स्फेयर है और उसमें ये एक स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है, जिसको हम एक एरिया कंसिडर कर रहे हैं, सपोज डेल्टा ए। जैसे पिछले टॉपिक में मैंने आपको फुटबॉल की एग्जांपल दी थी कि फुटबॉल कई छोटे छोटे पैचेस से मिलकर बना है, तो आप उसमें से एक पैच कंसिडर कर लें। ठीक है, जो कि एरिया आपको दे रहा है डेल्टा ए। अब इसका जो वेक्टर एरिया होगा दैट विल बी आउटवर्ड, तो ये डेल्टा ए वेक्टर बन जाएगा। सो थ्री डायमेंशनल जो हमारे पास सर्फेसेस होंगे, हमेशा जो एरिया होगा नॉर्मल वेक्टर एरिया दैट विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड गोइंग। ठीक है, वो आउटवर्ड गोइंग होगा, परपेंडिकुलर तो डेफिनेटली होगा लेकिन वो आउटवर्ड होगा विद द सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, अब आप जरा देखें हमारे पास यहाँ पे गिवन कंडीशंस क्या क्या हैं। फर्स्ट केस क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज जीरो
if numbers of field lines entering are equal to field lines leaving the surface or no field line intercepting the surface as shown in figure। अगर हमारे पास एक closed surface की सूरत में एक sphere है और इसमें जितनी तादाद लाइंस ऑफ फोर्सेस की एंटर हो रही है, सपोज कि ये लाइंस जो है ये एंटर हो रहे हैं, इतने ही लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसका जो फ्लक्स होगा वो जीरो होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो चार्ज है दैट मस्ट बी आउटसाइड दिस सरफेस। यहाँ पर कहीं चार्ज पड़ा हुआ है, सपोज हम इसको पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है जाहिर है वो आउटवर्ड है। आपने जो क्लोज्ड सरफेस है इसके बाहर कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ से लाइंस कुछ इस तरह से आ रही हैं और जितनी लाइंस एंटर हो रही हैं उतनी ही बाहर जा रही हैं। तो इस केस में जो फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस विल बी जीरो। सो दिस इज द फर्स्ट केस। अच्छा, सेकेंड केस क्या कह रहा है कि the electric flux is negative if the net number of electric field lines are entering the closed surface or more field lines are entering than leaving the closed surface as shown in figure। अब आप सपोज करें कि आपके पास एक क्लोज सर्फेस है, ठीक है, पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज इसमें एक ही नेगेटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी? इनवर्ड होंगी, यानी ये लाइंस ऑफ फोर्सेस एंटर कर रही हैं इस सरफेस को, लीव नहीं कर रही, यानी बाहर की तरफ डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, अब आप कंसिडर करें कि हम इसी क्लोज सरफेस में कुछ चार्जेस कंसिडर कर लेते हैं, यानी ये तो एक सिंगल पॉइंट चार्ज था। अब हम चार्जेस ले लेते हैं, सपोज वी हैव वन चार्ज नेगेटिव, अनदर वन नेगेटिव, अनदर वन इज पॉजिटिव। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, दो नेगेटिव चार्जेस ले लिए और इनका मैग्नीट्यूड हम सेम कंसिडर कर लेते हैं। अब आप देखें इस पॉजिटिव के लिए हमें पता है कि लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड। ठीक है, यहाँ के जो लाइंस होंगे वो इनके इफेक्ट से कैंसिल हो जाएंगे, तो उनको मैं शो नहीं कर रही। इनकी तादाद हमें इनवर्ड मिलेगी, ये कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी आपको क्या मिलेंगे? इनवर्ड मिलेंगे। अब आप देखें, चले अगर हम यहाँ पे शो भी कर लेते हैं तब भी वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे इनवर्ड लाइंस है, तो अब आप देखें जो इनवर्ड और आउटवर्ड कैंसिल हो सकती हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। आपके पास नेट इफेक्ट क्या आएगा? जो ज्यादा तादाद है वो एंटर होने वाले लाइंस ऑफ फोर्सेस की है। तो इसका मतलब हुआ कि इस किस्म का जो फ्लक्स होगा ये नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस कम है, नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लाइंस ऑफ फोर्सेस को जो कि आउटवर्ड थे, कुछ लाइंस ऑफ फोर्सेस ने जो कि इनवर्ड थे इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। बाकी हमारे पास अगर नेट लाइंस ऑफ फोर्सेस देखी जाए तो वो एंटर कर रही हैं, लीव नहीं कर रही। तो इट मींस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नेगेटिव इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एंटरिंग द क्लोज सरफेस और मोर फील्ड लाइंस आर एंटरिंग देन लीविंग। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा? वो भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जाहिर है एक है ही नेगेटिव, तो इसका फ्लक्स नेगेटिव है, द फ्लक्स इज सेड टू बी नेगेटिव। अच्छा, थर्ड हमारे पास केस क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज पॉजिटिव इफ नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लीविंग द सरफेस एज शोन इन फिगर। अगर आपके पास अब चार्ज नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव है, ठीक है, हम सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं पहले, अगर पॉइंट चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है और वो इस सरफेस के अंदर है, केस वन में तो हमने चार्ज को ही बाहर कंसीडर कर लिया था, अब हम चार्ज को अंदर कंसीडर कर रहे हैं। इसके जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे वो किस तरह होंगे? वो आउटवर्ड होंगे। इसका मतलब होगा कि दैट लाइंस ऑफ फोर्सेस विल बी लीविंग द सरफेस, ये सरफेस को लीव कर रहे हैं। ठीक है, एंटर नहीं कर रहे, लीव कर रहे हैं। तो इस किस्म का फ्लक्स जिसमें लाइंस ऑफ फोर्सेस लीव करते हैं वो कहलाता है पॉजिटिव। अब कॉम्बिनेशन भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और दो पॉजिटिव चार्जेस हैं इस सरफेस के अंदर, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही मामला होगा कि नेट आपको लाइंस ऑफ फोर्सेस मिलेंगी आउटवर्ड रादर देन इनवर्ड। तो यहाँ पर भी लाइंस ऑफ फोर्सेस आर लीविंग द सरफेस, एंटर
जो कर रही थी उनके इन्फ्लुएंस को तो इन चार्जेस के बाकी लाइंस ऑफ फोर्सेस में कैंसिल कर दिया। सो इस किस्म का जो फ्लक्स होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, ठीक है, वो कहलाया जाएगा पॉजिटिव फ्लक्स। चलें अब हम बाकायदा अपना जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं गॉसेस लॉ। अच्छा, अब गॉसेस लॉ किसके बारे में हमें बताता है? गॉसेस लॉ भी हमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही बताता है कि अगर हम कोई क्लोज्ड सरफेस लेते हैं और उसमें से देखना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रहे हैं तो वो कितने होंगे। अब इसके लिए इसकी एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? गॉसेस लॉ कहता है कि जो नेट लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगे, नेट लाइंस ऑफ फोर्सेस passing through a closed surface, passing through a closed surface equals 1 by epsilon naught times the total charge enclosed. Total charge enclosed. अब इस डेफिनेशन के मीनिंग क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देता है, इसको हम बाकायदा इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। बट दिस इज द डेफिनेशन कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, और उसको एक सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है। सपोज दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज द सरफेस, ठीक है, जो कि क्लोज्ड सरफेस है, और हम ये देखना चाहते हैं कि इस चार्ज के जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो इस सरफेस में से कितनी तादाद में गुजरेंगे। तो गॉसेस लॉ हमें कहता है कि आप अगर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स को 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दें इस चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ, तो ये जो प्रोडक्ट होगा ये सीधा सीधा आपको नेट लाइंस ऑफ फोर्सेस दे देगा, ठीक है। तो इजीली हमें फ्लक्स इस तरह से मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल है जो कि बहुत ही अहम सवाल है कि हम गॉसेस लॉ को क्यों यूज करते हैं और हमें जरूरत क्यों महसूस होती है गॉसेस लॉ की। नॉर्मली हम गॉसेस लॉ को यूज करते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए गॉसेस लॉ को यूज करते हैं। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो हम कूलम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फोर्स बराबर था वहां पे क्यू नॉट ई के, ठीक है, यहां से ई बराबर था फोर्स बाय क्यू नॉट के। तो हम यहां से भी तो निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन हमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स चाहिए इन ऑर्डर टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। अगर हमारे पास डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हो, ठीक है, एक चार्ज के बजाय हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो जाए, तो उस केस में हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो द इजीएस्ट वे इज टू यूज गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ को आसानी से यूज करने के लिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं जो कि हमें कंसिडर करनी होंगी। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं पहले जरा हम वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाकायदा इसके मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसका नेचर क्या होगा? जाहिर है ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस होगा, दिस विल नॉट बी अ रियल सरफेस, इमेजिनरी सरफेस होगा। अच्छा, अब हमने किस किस्म का ये सरफेस जो है वो कंसिडर करना है, वो कुछ इस तरह से कंसिडर करना है कि दिस शुड बी सिमेट्रिक। ये जो है ये सिमेट्रिक होना चाहिए विद द चार्ज। जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन लिया है
चाहे पॉइंट चार्ज हो, चाहे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके लिहाज से आपका गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमने और क्या क्या कंडीशंस कंसिडर करनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने गॉसियन सरफेस जो इमेजिनरी सरफेस था सिमेट्रिक, वो कुछ ऐसे कंसिडर किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट इज यूनिफॉर्म, इसको हमने यूनिफॉर्म ले लिया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास सेम है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो एंगल है, जो आपके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली हमने देखा था, which was E डॉट A, जो कि ओपन होके हमें ई ए cos थीटा देता है। यहाँ पर गॉसेस लॉ को इजीली अप्लाई करने के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिजायर्ड रिजल्ट्स, हमें ये कंसिडरेशंस करनी पड़ रही हैं। इट डजंट मीन कि आप बाकी कंसिडरेशंस पे गॉसेस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते, बट गॉसेस लॉ यूजफुल नहीं रहेगा। ठीक है, इसको यूजफुल बनाने के लिए हम ये कंसिडरेशन सारी कर रहे हैं। In order to easily use this expression, we consider के जो थीटा है एंगल between electric field intensity and vector area, that is 0 डिग्री, ठीक है, और 90 डिग्री। ये हमने अपनी आसानी के लिए कंसिडरेशंस करनी है, ताकि हमें बहुत ही आसानी से पता चल जाए कि कहां पर फ्लक्स 0 है, कहां पर फ्लक्स मैक्सिमम है। इसके अलावा जो आपने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, गॉसियन सरफेस ये किसी पॉइंट चार्ज में से पास ना हो रहा हो, चार्ज इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी चार्ज, थ्रू एनी पॉइंट चार्ज। ज़ाहिर है जितने भी चार्जेस हम कंसिडर कर रहे हैं वो पॉइंट चार्जेस ही कंसिडर कर रहे हैं, तो गॉसियन सरफेस किसी भी पॉइंट चार्ज में से ना गुजरे। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमें समझ में आ गए। सबसे पहले हमने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर करना है गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए। गॉसियन सरफेस से क्या मुराद है? एक 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अच्छा कैसे कंसिडर करना है 3 डायमेंशनल क्लोज्ड सरफेस जो कि सिमेट्रिक हो विद द चार्ज? अब कैसे कंसिडर करना है? कुछ इस तरह से कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो हमें यूनिफॉर्म मिले। एंगल कितना रखना है? एंगल अपनी आसानी के लिए हमने या तो 0 डिग्री रखना है या फिर 90 डिग्री रखना है। और इसके अलावा जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर होना चाहिए, चार्ज सरफेस के ऊपर नहीं होना चाहिए या फिर चार्ज उसके बाहर नहीं होना चाहिए। सो नाउ लेट्स प्रॉपर्ली स्टार्ट द गॉसेस लॉ। अब गॉसेस लॉ की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, अगर चार्ज Q है जो कि एक इमेजिनरी सरफेस जिसको हमने गॉसियन सरफेस का नाम दिया, इसके अंदर मौजूद है, तो इस सरफेस में से जो फ्लक्स गुजरेगा, जिसको हम नॉर्मली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो फाई के साथ सबस्क्रिप्ट में E लिख लिया। This is 1 by epsilon naught times the total charge which is enclosed by this Gaussian surface। तो यहाँ पर charge plus Q enclosed है, हमने यहाँ पे Q लिख दिया। So phi E is Q by epsilon naught। तो चाहे आप इसको ऐसे डिफाइन करें कि the total flux passing through a closed surface equals the total charge enclosed by that surface divided by epsilon naught। epsilon naught क्या है? permittivity of free space। अगर आप याद करें, permittivity of free space को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। so this is nothing but permittivity of free space। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला है कि अगर हम डेफिनेशन याद करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जिसमें हमने वेक्टर एरिया को इंट्रोड्यूस किया था, तो दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाज आल्सो इक्वल टू E डॉट A। अगर हम ये एक्सप्रेशन जो कि गॉसेस लॉ की एक्सप्रेशन है डिराइव करेंगे, तो जाहिर है हमें जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की उसको यूज करना पड़ेगा। और अगर हम इसकी कंडीशंस याद करें,
वी नीड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू बी यूनिफॉर्म, और हमें सेम एरिया के लिए एक्सप्रेशन चाहिए थी। तो अब अगर हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, सपोज कि हम यहाँ पे चार्ज क्यू ही ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सेम है? सपोज इसकी हम लाइंस ऑफ फोर्सेस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब आप देखें, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन है। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव देन दीज आर आउटवर्ड गोइंग। तो जितने भी पार्ट्स हैं, दिस इज नॉट अ फ्लैट एरिया दिस टाइम। आपको नजर आ रहा है कि चार्ज की सिमेट्री के अकॉर्डिंगली जो हमने सरफेस कंसिडर किया हुआ है दैट इज द स्फेरिकल सरफेस। तो यहां पर ये फ्लैट एरिया नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि इन छोटे छोटे पैचेस में से फिर हम देख सकें कि अब इसका वेक्टर एरिया बाकायदा किस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें, अगर ओवरऑल हम इस सरफेस को देख रहे थे तो हमें तो डिफरेंट डायरेक्शंस मिल रहे हैं, लेकिन अब अगर हम एक स्पेसिफिक पैच ऑफ एरिया की तरफ देखें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड सेम इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया। ठीक है, वेक्टर एरिया। अगर इसको मैं डेल्टा A1 से रिप्रेजेंट करूं, सपोज मैं इसको E1 से रिप्रेजेंट कर रही हूं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल रही है एट दिस स्मॉल पैच ऑफ एरिया, तो इसका जो वेक्टर एरिया है वो भी E1 की डायरेक्शन में ही मिलेगा। सो डेल्टा A1 व्हिच इज नाउ द वेक्टर दैट इज एग्जैक्टली इन द सेम डायरेक्शन। सिमिलरली अब यहां पर देखें, सपोज दिस इज E2 और ये डेल्टा A2 हमारे पास सरफेस एरिया है, तो इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो भी E2 की ही डायरेक्शन में होगा। सपोज हमने इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया, ठीक है, 1 से लेके n तक हमने इसको 1 2 3 अप टू n हमने इसकी डिवीजन कर ली। अच्छा, अब अगर हमने 1 से लेके n तक इसकी डिवीजन की, ठीक है, यहां पे मैं दोबारा आपके लिए ड्रॉ कर लेती हूँ क्योंकि पेज जो है हमारा चेंज हो चुका है, तो इसके लिए दोबारा से ड्रॉ करने की जरूरत पड़ेगी। सपोज दिस इज पॉजिटिव चार्ज, these are the outward going lines of forces। हमने अपनी आसानी के लिए सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया ताकि हम आसानी से फ्लैट सरफेस ले सके। 1 से लेके n तक हमने कंसिडरेशन कर ली छोटे पैचेस ऑफ एरिया। ठीक है, और हम बारी बारी देखना चाहते हैं कि इस स्मॉल एरिया में से कितना फ्लक्स गुजरेगा, हर स्मॉल एरिया में से 1 से लेके सपोज कि हमने n तक कंसिडरेशन कर, ताकि हम अल्टीमेटली फिर इस पूरे के पूरे सरफेस पर देख सकें कि कितना फ्लक्स गुजर रहा है। जो एक्सप्रेशन ऑफ फ्लक्स है E डॉट A, इसको हम डायरेक्टली इस पर अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ फ्लैट एरिया, दिस इज अ कर्व्ड क्लोज्ड सरफेस, जिसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करने के लिए इसको छोटे छोटे पैचेस ऑफ एरियाज में डिवाइड कर लेंगे जो कि फ्लैट है, और इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। इफ दिस इज डेल्टा A1 तो ये डेल्टा A1 वेक्टर हो गया एंड दिस इज E1। सपोज फॉर द सेकंड पैच द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज पासिंग E2, उसकी ये डायरेक्शन हो गई, हम कहां तक लेके जा रहे हैं इसको, En तक इसको लेके जा रहे हैं। लेट दिस एरिया बी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा An, तो इसकी जो हमारे पास डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर एरिया की डेल्टा An, वो En की ही डायरेक्शन में हो जाएगी। और अगर आप इस स्फेयर का जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के तौर पे हमने लिया है, इसका रेडियस देखें तो वो सेम है हर जगह, R इज एग्जैक्टली सेम। अच्छा, अब मकसद क्या है, मकसद यही है कि हम इस सरफेस में से टोटल फ्लक्स निकाल सकें, लेकिन हम डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन को पुट नहीं कर सकते थे जिसकी वजह से हमने कंसिडरेशंस कर ली। सो नेचुरली द टोटल फ्लक्स विल मस्ट बी द एडेड सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर एरिया A1 में से फ्लक्स phi 1 गुजर रहा है, एरिया 2
A2 में से phi 2 गुजर रहा है और हम तमाम फ्लक्सेस को phi n तक ऐड कर ले तो we will get the total flux through the entire closed surface. तो इसके लिए हम वैल्यूज निकाल लेते हैं, phi 1 की पहले, फिर phi 2 के निकाल लेंगे, फिर phi 3 के निकाल लेंगे. ठीक है, आगे जरा बढ़ जाते हैं. अच्छा, अब आप जरा देखें कि phi 1 किसके बराबर आएगा. phi 1 बराबर आएगा phi 1 बराबर आएगा E1 डॉट डेल्टा A1 के. इसको जब हम ओपन करेंगे we will get E1 डेल्टा A1 cos of 0. तो ये हमें मिल गया E1 डेल्टा A1. अच्छा, phi 2 किसके बराबर आएगा. E2 डॉट डेल्टा A2. ओपन करेंगे इसको तो E2 डेल्टा A2 cos of 0. It means E2 delta A2. Similarly, phi n तक हम जब जाएंगे तो we will get En dot delta An, जो कि हमें किसके बराबर मिलेगा. En delta An cos of 0. So it becomes En into delta An. ये हमारे पास इन इंडिविजुअल फ्लक्सेस की वैल्यूज हो गई जो कि इंडिविजुअल एरियाज में से गुजर रहे हैं. अब हमें तो चाहिए टोटल फ्लक्स. तो टोटल फ्लक्स phi किसके बराबर हो जाएगा. phi 1 प्लस phi 2 अप टू phi n. phi 1 हमें किसके बराबर मिला. E1 इंटू डेल्टा A1 प्लस E2 इंटू डेल्टा A2. और हम ऐड कहाँ तक कर रहे हैं इसको हम ऐड कर रहे हैं En डेल्टा An तक. ठीक है, आपकी बुक से थोड़ी सी मेरा जो मेथड है वो चेंज हो सकता है, बट इट डजंट मैटर. हमारी जो कंसिडरेशंस हैं, हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वो बिल्कुल क्लियर है तो आप बुक से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. चले आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ भी बढ़ जाते हैं और यहां से हम कंटिन्यूएशन वहीं से करते हैं. अच्छा, हमारे पास हमें अभी क्या मिला था. वी गॉट phi टू बी E1 डेल्टा A1 प्लस E2 डेल्टा A2. कहाँ तक ऐड करके हम लेकर चले En डेल्टा An तक हम इसको लेकर चले. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम बात कि अगर हम इसको मैथमेटिकली शो करना चाहें तो we have to sum up all these products. ठीक है, इनको हमें सम अप करना है. सपोज कि हम I से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और n तक इसको हम लेके जा रहे हैं. तो we have to write EI डेल्टा AI. अच्छा, यहाँ पे अब बहुत ही अहम बात कि हमारे पास E1 E2 E3 क्या इनकी वैल्यूज डिफरेंट होंगी या सेम होंगी. जरा यहाँ पे E1 E2 क्या है, मैग्नीट्यूड्स है. तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के एक्सप्रेशन को देखें, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर्ड. अभी जो हमने Q कंसिडर किया जो कि जिसको एनक्लोज कर रहा है ये गॉसियन सरफेस व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर. ठीक है, तो इसका जो फासला है तमाम पैचेस से वो बिल्कुल सेम है. फासला चेंज नहीं हो रहा बिकॉज रेडियस इज एग्जैक्टली सेम. ठीक है, तो इसका मतलब है जो E1 की वैल्यू आपको यहां पर मिल रही थी उतनी ही वैल्यू आपको E2 के लिए मिलेगी बिकॉज ना तो चार्ज चेंज हो रहा है ना ही रेडियस चेंज हो रहा है. 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कांस्टेंट है. ठीक है, तो वी आर गेटिंग द सेम वैल्यूज ऑफ E ईच एंड एवरीवेयर. तो इसका मतलब हुआ कि वी कैन सिंपली रिप्लेस E1 E2 E3 विद E. जो En तक की हमारे पास वैल्यूज हैं ये बिल्कुल बराबर है, तो इसको हम सिंपली E से रिप्लेस कर सकते हैं. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, E इंटू डेल्टा A1 प्लस E इंटू डेल्टा A2. और हम आगे बढ़ते बढ़ते हमें E इंटू डेल्टा
n मिल गया। अब यहां से E बाहर कॉमन निकल रहा है। What do we get? We get delta A1 plus delta A2 plus कहाँ तक लेके जाएं इसको, डेल्टा AN तक इसको लेके जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस किस्म के समेशन को हम आसानी से मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपली आप यहाँ पे E को बाहर निकाल के समेशन अप्लाई कर दें। किस पर? एरिया पर हम अप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा A पर। ठीक है, पूरे सरफेस का हमारे पास ये समेशन है, पूरे सरफेस का। आप चाहे इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, चाहे आपने जो कंसिडरेशंस की हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसको रिप्रेजेंट करें। आप यहाँ स्टार्ट करें 1 से, एंड करें आप n तक, तो आपको पूरे सरफेस का ही समेशन मिल जाएगा इस एरिया का। ठीक है, अच्छा अब अगर आप पूरे सरफेस का एरिया देखें, विच इज द एडेड सम ऑफ ऑल द पैचेस, तो ये सरफेस जो एरिया है starting from 1 up to n delta AI, this is equal to 4 pi r squared। ये तो 4 pi r squared के बराबर है। यहाँ पर इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देती हूँ ताकि हम इजीली इसको समझ सकें। दिस इज इक्वेशन 1। ठीक है, अच्छा ये बराबर है 4 pi r squared के, लेकिन E किसके बराबर था? E हमारे पास बराबर था, E बराबर था 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर्ड के। लेट्स पुट बोथ द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। पूरे सरफेस एरिया की भी वैल्यू पुट कर देते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक्सप्रेशन से भी इसका रिस्पेक्टिव जो पार्ट है वो पुट कर देते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट फॉर द टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स हमें बराबर मिल जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर्ड, जो कि हमने E के लिए पुट किया। ठीक है, E के लिए हमने ये वैल्यू पुट की, इनटू एरिया की जगह क्या पुट करें? 4 पाई R स्क्वायर्ड विच इज द एरिया ऑफ द सरफेस। अब यहां से अगर आप देखें 4 पाई कैंसिल हो गया, R स्क्वायर्ड भी कैंसिल हो गया, 5 किसके बराबर बचा? दैट इज Q by epsilon naught, which is nothing but Gauss's law. गॉसेस लॉ को अभी हमने डिफाइन कैसे किया था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से अगर हम फ्लक्स देखना चाहें तो दैट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये जरूरी है कि आपको ये पता हो कि ये कौन सा चार्ज है विच इज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। अगर ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है जिसने एनक्लोज किया है प्लस क्यू को, तो इस गॉसियन सरफेस में से जो फ्लक्स गुजर रहा है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन क्यू कौन सा है? चार्ज एनक्लोज्ड। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एक और चार्ज है नेगेटिव क्यू, तो इसके साथ इस गॉसियन सरफेस का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये वो चार्ज नहीं है जो कि इसने एनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, इसने सिर्फ प्लस क्यू को एनक्लोज किया हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को समझना बहुत जरूरी है कि ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? सिर्फ 2 फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर है कि इसमें कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। चार्ज एनक्लोज्ड यानी अगर आप प्लस क्यू के बजाय 3 टाइम्स चार्ज लेते हैं यानी प्लस 3Q, तो इसका मतलब है कि फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर आप इसको कम कर देते हैं तो फ्लक्स कम हो जाएगा। द सेकेंड फैक्टर जिस पर ये फ्लक्स डिपेंड कर रहा है वो क्या है? मीडियम। एप्सिलॉन नॉट किसको शो कर रहा है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन जाहिर है अगर हम मीडियम पुट करेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अगर आप मीडियम लेंगे तो फिर यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा। और अगर परमिटिविटी ऑफ मीडियम आप यहाँ पे जो भी वैल्यू है उस मीडियम की परमिटिविटी की अब वो पुट करते हैं तो फ्लक्स आपका बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, चार्ज एनक्लोज्ड एंड मीडियम। अब यहाँ आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि अगर हम साइज और शेप चेंज करते हैं गॉसियन सरफेस का, क्या तब फ्लक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? अब आप देखें
हम अभी वही कंसिडरेशन कर लेते हैं जो अभी कंसिडर करते आ रहे हैं। प्लस क्यू हमारे पास चार्ज है, इसको एक गॉसियन सरफेस एनक्लोज कर रहा है। सपोज दिस इज द गॉसियन सरफेस जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है, लेकिन हम इसी को सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले लेते हैं। सपोज के हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल फॉर्म ले लिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं सपोज के एक क्यूब कंसिडर कर लेते हैं, यानी शेप हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक क्यूब। थोड़ा मेस बन गया है, लेकिन चलें समझने के लिए मेस जरूरी है। अब हमें आउटवर्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस मिलेंगी कुछ इस तरह से। ये हमारे पास आउटवर्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस है। अब आप देखें कि स्फेयर से जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजर रही हैं, उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सिलेंडर में से गुजर रही हैं, और उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस इस क्यूब में से गुजर रही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि this electric flux does not depend on shape, it does not depend on shape of Gaussian surface। ये Gaussian surface के shape पर डिपेंड नहीं करता, Gaussian surface, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसका साइज चेंज करें फिर क्या होगा? लेट्स सी कि क्या ये साइज पर डिपेंड करता है। वैसे तो एक्सप्रेशन से हमें क्लियर है कि ये साइज पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन चले हम यहाँ देख लेते हैं, अगर साइज चेंज कर लें तो लेट्स सी व्हाट विल बी द केस। हमने यहाँ पे सर्कल कंसिडर किया कुछ इस तरह से, फिर हमने सर्कल कंसिडर किया कुछ इस तरह से स्मॉल, ठीक है। और इसके बीच में हमने एक चार्ज प्लेस किया प्लस क्यू। सपोज के पहला जो सर्कल है, जो कि यहाँ पे आइडियली ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल आप इसको कंसिडर करें कि इसका फासला जो है आर है, दिस इज 2 टाइम्स आर। सपोज के इसको हमने डबल ले लिया। इसके बाद आप 3r भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो टोटल फ्लक्स मिलेगा वो कितना होगा? अब आप देखें r के लिए तो आपको यहाँ पे फ्लक्स मिल गया कि 1/4πε0 q/r² इंटू 4πr² आपको मिला। r अब हम कितना ले रहे हैं? 2r ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम फाइ की जगह जरा पुट कर लेते हैं। फाइ हमें कितना मिल जाएगा? दिस फाइ विल बी इक्वल टू 1 किसके लिए ले रहे हैं? फॉर 2r, 1/4πε0 q/2r² इंटू 4π। अब r की जगह दोबारा क्या गया? 2r²। तो चाहे आपने r² लिया चाहे आपने 2r² लिया, उसने कैंसिल ही होना है। दिस 4π इज ऑल्सो कैंसिल्ड। अगेन हमें क्या मिला? q/ε0। अगर आप 3r करेंगे तो यहां पर भी आपको 3r² मिल जाएगा, यहां पर भी 3r² मिल जाएगा, दोबारा से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना तो शेप पर डिपेंड कर रहा है, ना ही वो साइज पर डिपेंड कर रहा है। यहां से सरफेस मिट गया, इसको दोबारा लिख लेते हैं सरफेस। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ गॉसियन सरफेस। चलें, ये सारी डिटेल्स हमें पता चल गई कि गॉसेस लॉ है क्या। सबसे पहले तो गॉसेस लॉ हमें इंफॉर्मेशन देता है टोटल फ्लक्स की थ्रू अ क्लोज सरफेस। किस किस्म का क्लोज सरफेस? एक सिमेट्रिक हमने क्लोज सरफेस लेना है, जिसको नाम क्या देंगे? गॉसियन सरफेस का नाम देंगे। वो गॉसियन सरफेस सिमेट्रिक होना चाहिए, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा हमें मिले कि तकरीबन वो यूनिफॉर्म हो, और वो एंगल बनाए विद द एलिमेंट एरिया, या तो 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री, हम इजीली उसको सॉल्व कर सकें। सो फार जो हमारी कंसिडरेशंस थी वो तो एक चार्ज की थी। अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक ही चार्ज हो, हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो सकते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए फिर क्या सिचुएशन अप्लाई होगी? अब आप देखें, इस पर्पस के लिए अब सपोज करें कि हमारे पास चार्जेस हैं, हम 1 से लेके n तक कंसिडरेशंस ले लेते हैं। सपोज वी हैव द चार्जेस फ्रॉम q1 अप टू qn, ठीक है।
Q1 से लेके हमने Qn तक कंसिडरेशन ले ली. सपोज देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम Q1 अप टू Qn. ठीक है, इसमें भी ज़ाहिर है हमारे पास कोई सरफेस होगा जिसमें से हमने कंसिडरेशन करनी है, जिसमें से फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी, और ये कोई ना कोई यहाँ पर हमें वेक्टर एरिया देगा जो कि परपेंडिकुलर होगा उस सरफेस एरिया के, जो कि हमने एलिमेंट के तौर पे लिया है. अब Q1 की वजह से भी आपको फ्लक्स मिलेगा, Q2 की वजह से भी आपको फ्लक्स मिलेगा, इस तरह आपको हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फ्लक्स मिलेगा. तो टोटल फ्लक्स विल बी द सम ऑफ ऑल द फ्लक्सेस. ठीक है, सपोज कि Q1 हमें क्या दे रहा है, phi1, Q2 क्या दे रहा है, phi2. ठीक है, इसी तरह Qn तक हमें phi-n मिल रहा है. सो द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी द सम ऑफ ऑल phi1 प्लस phi2. हम अगर तमाम को ऐड कर लें तो हमें नेट फ्लक्स मिल जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करें अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, तो phi1 हमें Q1 की वजह से मिल रहा है, तो इट मस्ट बी इक्वल टू Q1 by epsilon naught, यानी 1 by epsilon naught into the charge enclosed by that surface which is Q1. इसी तरह Q2 by epsilon naught मिल जाएगा, और ऐड करते करते हमें Qn by epsilon naught तक मिल गया. अब 1 by epsilon naught कॉमन है, we will get Q1 plus Q2 up to Qn. अच्छा, अब यहाँ पे 1 by epsilon naught किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, it is being multiplied with the total charge enclosed. तो total charge enclosed, suppose कि यहाँ पे इन तमाम का जो sum है उसको हम capital Q से represent कर लेते हैं, which is the total charge which is enclosed by the surface. So 1 by epsilon naught times the total charge enclosed. It doesn't matter कि हमारे पास एक point charge है या हमारे पास group of point charges है, we need simply the total charge enclosed to be divided by epsilon naught, जो हमें यहाँ पे मिल गया for the distribution of charges also. So Q by epsilon naught. तो गॉसेस लॉ हमें वही इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सर्फेस इज 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in it. ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि आपको ये पता हो कि ये कौन सा चार्ज है. दिस इज द चार्ज विच इज एनक्लोज्ड. एनक्लोज्ड किसमें, एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस. वो क्लोज्ड सरफेस कौन सा है, एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस. ये क्लोज्ड सरफेस कौन सा सरफेस है, बेसिकली दिस इज इमेजिनरी सरफेस. उस इमेजिनरी सरफेस को हमने नाम क्या दिया हुआ है, गॉसियन सरफेस. सो दिस इज बेसिकली द गॉसियन सरफेस. तो आपके क्लोज्ड गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज इनक्लोज्ड है, अगर आप उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो ये आपको टोटल फ्लक्स दे देगा व्हिच इज पासिंग थ्रू दैट क्लोज्ड सरफेस. चले, आज हमारा टॉपिक इतना ही था. इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे. तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को